नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते में, यानी कि अगले हफ्ते 2 दिन सबसे पहले जो बहस की शुरुआत होगी, वो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर उस बहस की शुरुआत होगी और उसके बाद संसद में एसआईआर के मुद्दे पर भी बहस होगी, जिसकी कि विपक्षी दल काफ़ी दिनों से माँग कर रहे थे। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें विपक्षी दलों का कहना था कि सबसे पहले एसआईआर के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एसआईआर के मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले वंदे मातरम के मुद्दे पे आपको बहस करना होगा, जिसके लिए विपक्षी दल तैयार हो गए हैं। लेकिन सरकार यानी कि ट्रेज़री बेंचेस और विपक्ष दोनों जो एक सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है दिल्ली का पॉल्यूशन। उस पे बहस करने को सरकार फिलहाल तैयार नहीं है या सरकार के एजेंडे में नहीं है। हालाँकि विपक्षी दल काफ़ी दिनों से माँग कर रहे हैं कि पॉल्यूशन के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए संसद में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने इस मुद्दे को संसद के प्रेमाइस में उठाया है। वहीं आज कई सारे सांसदों ने इस मुद्दे को ज़ीरो आवर के दौरान उठाने की कोशिश की, जिसमें कि वाईआरसीपी के एक सांसद हैं, जिन्होंने कहा कि हर 7 में से 1 मौत जो हो रही है, वो प्रीमैच्योर मौत पॉल्यूशन के कारण हो रही है और 17,000 डेथ केसेज़ जो हैं, वो पॉल्यूशन से रिलेटेड दिल्ली में हुए हैं। तो सवाल है कि इतने गंभीर मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं गंभीर है? क्या इस वजह से कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है? पहले आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो बीजेपी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाती थी। अब ये मुद्दा चूँकि बीजेपी की ट्रिपल लेवल की जो तीनों स्तर की जो सरकारें हैं दिल्ली में, उसके कारण क्या बीजेपी के एजेंडे से ये पीछे चला गया है? क्योंकि पड़ोसी राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सिर्फ़ अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए और इस साल पंजाब में भी जिस तरह से स्टबल बर्निंग के जो केसेज़ हैं, वो काफ़ी कम हुए हैं। तो फिर इस पॉल्यूशन से हो रही मौतें, पॉल्यूशन से जो इम्पैक्ट हो रहा है पब्लिक हेल्थ पे, उसको कोई गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है? तो इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में ये सबसे नीचे क्यों है और क्यों सरकार बाकी मुद्दों को डिस्कस करने के लिए सरकार के पास समय है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ सबसे गंभीर मुद्दा है, उस पे बहस की तैयारी नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं अदीब खान, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा संकल्प सुमन, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत संकल्प आपसे करते हैं कि आपको क्या समझ में आता है कि अगर आप देखें कि 90s का दशक, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने और उस समय की सरकारों ने बड़ा एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया था। 1998 का जो लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें दिल्ली में सारी जो डीज़ल की बसेस थी, फेज़ आउट कर दी गई और सीएनजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा। उसी तरह से उससे पहले एमसी मेहता जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से लड़ते रहे पोल्यूशन को ले के मुद्दे को लेकर, लेकिन आज की तारीख में जब इतने सालों में खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ये कह चुके हैं कि उनकी भी पोल्यूशन से तबीयत खराब हुई या फिर वो भी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे और जब मंडे की सुनवाई हो रही थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ पेपर पे ये बहानबाज़ी करते रहने से काम नहीं चलेगा, कहीं न कहीं सरकार सब मिलके एक ब्लूप्रिंट दें। उसके बाद भी ये जो रुदाली है पोल्यूशन को लेकर ये चलता रहता है, सरकारें सोती रहती है। जी सर, आई थिंक सबसे पहले तो जो 90s की आपने बात की तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 2000 से जो मैं देखते आया हूँ कि जब मैं स्कूल में था तब भी प्रदूषण के अगेंस्ट हम बोलते थे कि पटाखे मत जलाइए स्कूल में। मैं जब कॉलेज में आया तब भी हम सेम ही चीज़ बोलते थे। अब जब मैं काम करने लगा हूँ तब भी हम सेम चीज़ बोल रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, ये एक्चुअली इसलिए बात नहीं हो रही है इस बात पे क्योंकि इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने लॉ चेंज किया कि जो आपके फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स होते हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में लगते हैं, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और सॉक्स करके उनको कंपाउंड्स को कहा जाता है, जिनको निकलने से रोकते हैं। उन 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 एफजीडी सिस्टम को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया। तो 90% अब देश में वो पावर प्लांट्स होंगे जिनमें ये सिस्टम नहीं लगा रहेगा। सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जो सिटीज से पावर प्लांट्स होंगे उनमें ये सिस्टम लगा रहेगा। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल ने ये भी बताया था कि 15 आई थिंक 35 में से 15 सिस्टम्स ऐसे चल रहे थे, प्लांट्स ऐसे चल रहे थे जिनमें ये सिस्टम नहीं लगा है दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर। तो ये जो सॉक्स का लेवल है, ये डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो लेवल होना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा है
दिल्ली में, और यही पीएम 2.5 का मेजर मेजर एक कंपोनेंट बनता है, इसी सॉक्स से पीएम 2.5 बनता है। तो ये पूरी की पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में ये बात है। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो जो दिल्ली में वेस्ट टू हीट प्लांट है, जो कि जिंदल्स का प्लांट है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करी, जो कि 4-5 साल लंबी इन्वेस्टिगेशन थी, जिसने बताया कि उसके आसपास भी किस तरह से उस प्लांट के आसपास कैडमियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये सारे हैवी मेटल्स उस प्लांट से निकल रहे हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पूरी तरह से जा रहे हैं, जो बगल के स्कूलों में मिट्टियों में मिल रहे हैं, हवा में मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को तकलीफ होगी, बहुत सारे नए लॉज लगाने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए सरकार आंख मूंद के इस पर बैठी हुई है। वरना ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि सॉल्वेबल नहीं है। आपने सही कहा कि पराली तो इस बार जली नहीं ज्यादा, बाढ़ आई हुई थी पंजाब हरियाणा में, तो इसलिए पराली पे भी ब्लेम नहीं डाल सकते। इस बार हमें दिख रहा है सबको साफ साफ कि ये ब्लेम इंडस्ट्रियल यूसेजेस की वजह से आ रहा है और हमारे लॉज के लैक्स होने के। जो सीएससी ने अभी रिपोर्ट जारी की है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा कि जो दिल्ली में पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, यानी कि जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो सबसे बड़ा रीजन है। पहले जो सारे पॉलिटिशियन पराली के ऊपर ठीकरा फोड़कर एक तरह से अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जिसको कहते हैं सेक लेते थे कि भाई वहां पे आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, ये जिम्मेदार है, ये काम नहीं कर रही है। हरियाणा में पराली की घटना धीरे धीरे कहा गया कि हरियाणा सरकार ने काफी उस पर प्रोएक्टिव कदम उठाया। लेकिन अब जो रिपोर्टें कह रही हैं कि भाई जो दिवाली के आसपास लोगों ने पटाखे जलाए और जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो सबसे बड़ा रीजन है। तो सवाल ये है कि फिर इस पे क्यों नहीं सरकार, जब ये कहती है कि भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 1998 जैसा जो कोर्ट की सख्ती थी या फिर उस समय की सरकारों ने इम्प्लीमेंट किया कि सारी गाड़ियों को सीएनजी पे लाना पड़ा, तो उस तरह के कदम क्यों नहीं, ड्रास्टिक कदम क्यों नहीं सरकारें उठा पा रही है? सर, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये दिक्कत है कि कहीं ना कहीं से वो बिजली तो कोल से ही आ रही है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, कम से कम सिटीज के जहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो व्हीकुलर पोल्यूशन, वहां पे कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अगर आप देखिएगा तो पहले सारी कैब्स को सीएनजी में किया गया था। आज की डेट में जो 70% रोड ट्रांसपोर्ट में फ्यूल कंजम्पशन है वो टू व्हीलर्स का है। बाइक टैक्सीज बहुत चलने लगे हैं, तो यहाँ पे लॉ लाने की जरूरत है कि जो बाइक टैक्सीज चल रही हैं, जो कि 70% हमारा फ्यूल कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको आप इलेक्ट्रिक कैसे करें। पर अगेन बात वही है कि मंशा होनी चाहिए चीजों को सॉल्व करने की। अगर मंशा होगी तो ये सारे सोल्यूशंस तो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स है, बहुत इजीली एग्जिस्ट करते हैं। बट कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनका इससे नुकसान होगा, कुछ लोग हैं जिनको इस पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उस पैसे को बचाने के लिए गवर्नमेंट अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है। खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस समस्या को कैसे देखते हैं? संसद में रेणुका चौधरी ने कुछ बातें कह दी, कुत्ते के ऊपर बहस हो रही है, लेकिन प्रदूषण पे बहस करने के लिए ट्रेजरी बेंचेस के पास में या विपक्ष के पास में एक समय नहीं है। तो इससे तो प्रायोरिटी समझी जा सकती है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, उनकी प्राथमिकताएँ क्या हैं। वो कुत्तों के ऊपर ज़्यादा बहस करने के लिए उनके पास समय है, उसके लिए प्रिविलेज नोटिस भी लाया जा सकता है। लेकिन प्रदूषण जैसे मसले जिसमें कि दिल्ली के सारे डॉक्टर, रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे लेकर सारे डॉक्टर चीख-चीख कर कह रहे हैं कि भई इससे आपके लंग्स, आपके हार्ट और ढेर सारी समस्याएँ पैदा होंगी इस प्रदूषण के कारण। जिस तरह से जो एक जिसको कहते हैं जो आपके एक्यूआई का लेवल है, लेकिन हमारी सरकारें सो रही है। पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं दिल्ली में 3-4 महीनों के अंदर जो पॉल्यूशन होता है। लेकिन हमारी जो नेशनल मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, ये कभी इसके ऊपर अपना जो है कभी प्राइम टाइम नहीं चलाती है। इक्का-दुक्का कोई चला देता था पहले, लेकिन हम नहीं देखते जनरली कि मीडिया इसको हाइलाइट बनाए। तो जब इसको मीडिया हाइलाइट नहीं बना रही है, लोगों तक ये नहीं जा रहा है पॉल्यूशन का, पूरे इंडिया के लोगों तक, क्योंकि हम दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली एनसीआर के आस-पास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने एनसीआर में लगभग 23-24 डिस्ट्रिक्ट हैं, सब लोग ये इस चीज़ से परेशान हैं कि और गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं देती है क्योंकि जब मीडिया प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम चलाएगा, ट्रिपल तलाक चलाएगा और आजकल बुक्स चलाएगा, ये सारे इश्यूज़ हैं जिन पे मीडिया ध्यान देती है। जब आज के दिन में हम देखेंगे कि लगभग अभी मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 4 लाख लोग अफ़ेक्ट हुए हैं, जो पिछले 3 साल के अंदर।
अब आप देखिए 4 लाख लोग अफ़ेक्ट हुए हैं पॉल्यूशन की वज़ह से और उनके ऊपर एक्सट्रीम डिसीज़ेज़ जो हैं, जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम ये फेस कर रहे हैं। उसके बाद भी गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पा रही है कि लोगों को राहत मिले। और अगर हम देखें पिछले पास्ट ईयर में क्या होता था? दिल्ली में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में थी, पंजाब में कांग्रेस रहती थी, ये उन लोगों को ब्लेम करते थे। फिर दोनों स्टेट में गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की थी, पंजाब में भी थी और दिल्ली में भी थी। तो ब्लेम गेम चलता रहता था, फिर बीजेपी ब्लेम करती थी। अब बीजेपी दिल्ली में आ चुकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट कहते हैं भाई हमारी ये दिल्ली में तीनों जगह हमारी गवर्नमेंट है। तो ये लोगों को आप बहाने मत बनाइए ना, लोगों को आप राहत दीजिए कम से कम और इस पॉल्यूशन का जो मेन मुद्दा है इसे भड़काने के लिए आप दूसरी चीज़ों के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को। जब तक लोग ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो वो किसके ऊपर लड़ेंगे? हिंदू, मुस्लिम किस चीज़ के ऊपर लड़ेंगे? पहले तो हेल्थ है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि इसके ऊपर बहुत बड़ा जो है एक फेलियर है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट को और कम से कम अगर गवर्नमेंट ऐसे कर रही है तो मैं चाहता हूँ कि कोर्ट्स को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए और कोर्ट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन देनी चाहिए। भाई आप इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लें, इमीडिएट लोगों को राहत तो मिले कम से कम। आप लॉन्ग टर्म जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कार्स के बारे में कि सीएनजी लाया गया पहले 98 में इमीडिएटली। अगर हम कोई पॉलिसी लेके आते हैं क्योंकि दिल्ली हम के अंदर और दिल्ली के आस-पास लगभग 2-3 करोड़ लोग रहते हैं। अगर कोई अभी कोई पॉलिसी लेके आते हैं हम और इवन ऑड इवन ही लेके आते थे जो केजरीवाल ला रहे थे, उसमें लोगों को इमीडिएटली हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमें इसमें एक टाइम लगेगा पॉलिसी बनाने में। तो इमीडिएट इफ़ेक्ट के बारे में गवर्नमेंट को इसमें सोचना पड़ेगा और आने वाले साल में पॉल्यूशन ना हो उसके लिए हमें कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। दैट्स इट। स संकल्प आपके से समझना चाहेंगे कि फौरी तौर पे जिसको कहते हैं इमीडिएट मेजर क्या हो सकता है? क्योंकि एक ज़माने में हम लोग ये पढ़ते थे, देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई टिप्पणी कर दी अगर चीफ जस्टिस ने, तो उसको लेकर हम जी, मीडिया के लोग या फिर कितना ज़्यादा उसका पब्लिक इम्पैक्ट होता था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा सरकार को, सरकारें एक्टिव हो जाती थी। यहाँ पर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भई पोल्यूशन से तो मैं भी इफ़ेक्ट हो गया और सरकार को जी। फटकार रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो क्या ये कलेक्टिव फेलियर है? आपको लगता है कि कोर्ट भी इसमें नाकाम रही है? क्योंकि अगर कोर्ट चाहे, अगर सरकार इनइफेक्टिव है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो कोर्ट को ऐसे ड्रास्टिक मेजर लेने में किसने रोका है? संकल्प आपसे समझना चाहेंगे कि इमीडिएट मेजर क्या सरकार ले सकती है? क्योंकि पॉलिसी बनाने में और लॉन्ग टर्म मेजर में तो काफ़ी समय लगेगा और जिस तरह से हिंदुस्तान में पॉलिसी बनती है, तो उसका हम रोल आउट टाइम जानते हैं कि कितना वो लंबा होता है। इमीडिएट मेजर क्या सरकार ले सकती है, अगर सरकार सचमुच विल पावर दिखाना चाहे तो? सुप्रीम कोर्ट सीजीआई ने तो ये ऑनरेबल सीजीआई ने तो ये बिल्कुल कहा कि उनको परेशानी हो रही है वॉक करते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जला सकते हैं, ग्रीन क्रैकर्स नाम का लेबल लगा के पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। तो ये जो डायरेक्शन है ये एक तरफ से नहीं मिसलीडिंग है, ये हर तरफ से मिसलीडिंग डायरेक्शन आ रही है। इसमें जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है सर वो ये है कि इस पोल्यूशन से इफेक्ट कौन हो रहा है। सीजीआई तो अपने कोर्ट में बैठेंगे या फिर अपने घर में बैठेंगे, वॉक पे नहीं जा पाएंगे, वहां पे एयर प्यूरिफायर लगा होगा जहां भी बैठेंगे। जो हमारे एमपीज है माननीय, वो सब जहां पे बैठेंगे वहां भी एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए होंगे। जो मजदूर जो सड़क पे रह रहा है, जो इंसान जिसके पास छत नहीं है रहने के लिए या जिसको बाहर निकलना ही निकलना है अपने काम करने के लिए, वो लोग हैं असली में जो पोल्यूशन की वजह से मरेंगे। तो इसका एक बहुत फाइनेंशियल एक क्लास बेस्ड डेथ, सेलेक्टिव क्लास बेस्ड डेथ होती है पोल्यूशन की वजह से। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह के होने चाहिए। जो अभी ऑड इवन चल रहा था, ऑड इवन के बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ऑब्वियसली इनफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के बावजूद लोगों को तकलीफ होती है, पर लोगों की जान तो नहीं जा रही। एटलीस्ट लोग कम से कम लोग उस सेंस में तो बचे हुए हैं। तो इस तरह के बहुत इमरजेंसी मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए। अभी जो पानी का छिड़काव सिर्फ
जो सिर्फ मॉनिटरिंग सेंटर्स के आसपास हो रहा है, उस पानी का छिड़काव जो हाई पोल्यूटेड एरियाज है वहां पर होना शुरू हो। जो थर्मल पावर प्लांट्स है दिल्ली के आसपास, उनको इमरजेंसी बेसिस पे चलाया जाए, बंद कर दिया जाए जिनको बंद कर सकते हैं, और जिनको जिनको चलाना ही है उनको इमरजेंसी बेसिस पे चलाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नंबर बढ़ा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नंबर बढ़ेगा अपने आप रोड पे गाड़ियां कम होंगी, वो भी चलिए वो फिर भी लॉन्ग टर्म होगा। पर जिस तरीके से भी आप लोगों को घर में रख सकते हैं, जिस तरीके से भी आप लोगों को बाहर जाने से रोक सकते हैं, बच्चों को स्कूल बसेस को, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होती हैं उनको, ट्रकें जाती हैं रात में, उनको दिल्ली से डाइवर्ट करके, ये कुछ मेजर्स हैं जो कि आप इमीडिएटली लगा सकते हैं, जिससे कि पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम होगा। और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जितना पॉसिबल हो लोगों को उनके घर के अंदर रखने की जरूरत है। बाहर कम निकले लोग, वॉक वगैरह तो ठीक है जो लग्जरी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, जहां जहां हो सकता है वहां वहां उस चीज को हमें बंद करना चाहिए। नहीं, सवाल इसमें ये भी है कि अभी थोड़े दिन पहले जो हमारे मॉनिटर्स हैं और जहाँ पे पोल्यूशन का स्तर मापा जाता है, वहाँ पे बिमलेंदु जहाँ गए तो वहाँ पे देखा गया कि किस तरह से मॉनिटर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ मॉनिटर के आसपास पानी का छिड़काव हो रहा है। तो जहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है, वहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। जो मॉनिटर है, उसके आसपास हो रहा है ताकि किस तरह से डेटा को सप्रेस किया जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे ऊपर भी मैं बताऊँ कि हमारे हमारे यहाँ जो पीएम 2.5 और पीएम 10 का लेवल है, वो कभी-कभी 1000 के पार भी चला जाता है, लेकिन हमारे मॉनिटर्स को चेंज कर दिया गया है। हमारे मॉनिटर्स आई थिंक 500 या 600 से ऊपर दिखा नहीं पाते हैं। उसको उसको लॉ लॉ बना के, उसको पॉलिसी बना के उसको चेंज किया गया है ताकि ये डेटा पब्लिक के पास ना जाए। अगर आप इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसीज का देखें या फिर आप इंडिपेंडेंट अपनी मशीनें लगा के आप चेक करेंगे, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो दोस्त है, जो स्टूडेंट्स है, वो सब चेक भी कर रहे हैं, जो बात भी बाहर आ रही है, वो हमारा पीएम 2.5 और पीएम 10 तो 1000 पार कर रहा है, लेकिन हमारे मॉनिटर्स वो दिखा नहीं रहे। तो हर तरह से कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से इस चीज को दबा दिया जाए। पर इतना कोहरा है, इतना पोल्यूशन है कि आप कितना भी दबाएंगे वो सामने तो आपको दिखेगा ही, अपने फेफड़ों में तो आपको फील होगा ही वो कि क्या चल रहा है। ये सिर्फ उन्हीं को नहीं फील होगा जो कि अपने घर पे प्रोटेक्टेड एयर प्यूरिफायर्स के साथ बैठे हुए हैं। जो दिल्ली की आम जनता है, जो दिल्ली के आसपास की आम जनता है, उनसे आप कितना भी ये पानी छिड़क लीजिए या उन पीएम 2.5 मॉनिटर्स का नंबर कम कर दीजिए, उनसे आप छुपा तो नहीं पाएंगे कि ये पोल्यूशन, ये इनफैक्ट जनता को बेवकूफ समझने वाली बात है, जो कि जनता नहीं है। आप इस बार आपने देखा कि किस तरीके से लोग सड़क पे उतरे, मैंने कभी नहीं देखा था कि लोग इस तरह तरीके से सड़क पे उतर रहे हैं। उसको भी दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इधर उधर एंटी नेशनल, जो कि हमारा एक टेम्पलेट बन गया है किसी भी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, वो सारी चीजें वहां पे लगाई जा रही है। लेकिन फिर भी जनता इस बार सड़क पे उतरी है। इस बार ऐसा ऐसा नहीं लग रहा कि ये फिर से मौसम के साथ ये बात होगी और खत्म हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा इस पे कंस्ट्रक्टिव एक्शन, और सबसे बड़ी बात है कि सेंटर और स्टेट में सेम ही गवर्नमेंट है। पहले तो कम से कम इस वजह से ये आर्गुमेंट ठप पड़ जाता था कि चलिए इधर इनकी गलती है, उनकी गलती है, इनकी गलती है, उनकी गलती है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इस बार एक ही पार्टी, एक ही गवर्नमेंट सेंटर में भी है और स्टेट में भी है। तो अब जो भी होना है वो इन्हीं के थ्रू होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बक स्टॉप्स विद देम। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पे आके रुकती है, और ये सवाल आप लोग उठा रहे हैं और भी लोग उठा रहे हैं। ये सवाल उठना बहुत जरूरी है अभी। दुनिया के कुछ वैसे शहरों के बारे में जो अभी थोड़े दिन पहले जिसको कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई थी और उसमें कई सारे स्टेक होल्डर थे। उन सबको सरकार ने कहा कि इस पे ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। लेकिन ब्लूप्रिंट जो दुनिया के बाकी शहरों ने दिखाया है करके, उस ब्लूप्रिंट को हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्यों उस ब्लूप्रिंट से हम सीखते नहीं? हमारी जो कुल मिला के समझ या काम करने का जो तरीका है, हम उसको एडॉप्ट नहीं करते। अगर हम प्रॉब्लम को जानते हैं कि प्रॉब्लम ये है और इसका सॉल्यूशन दुनिया के दूसरे देशों ने किया है, तो उसको एड्रेस करने में दिक्कत क्या है? क्या आपको लगता है विल पावर की कमी है, पॉलिसी लेवल पे, या फिर रिसोर्स तो सरकार के पास इतनी रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, रिसोर्स मोबिलाइज़ कर सकती है सरकार। तो दिक्कत क्या है सरकार के पास में? सर बिल्कुल विल पावर की कमी है, बिकॉज आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम है, वो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि आपको थर्मल पावर प्लांट्स पे ही लगाना है। आप बकायदा लॉ ला के, आप लॉ में चेंज करके 2015 का जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट करके आप ये कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर से आगे जो भी प्लांट होगा इन शहरों से, वो ये सिस्टम नहीं लगाए, कोई बात नहीं है। ये एक बहुत बहुत खतरनाक बात है, और इससे इससे आपको दिखता है कि गवर्नमेंट किसका फायदा करना चाह रही है।
अगर पोल्यूशन कंट्रोल पे खर्चा कम होगा तो उससे आपका और मेरा कोई फायदा नहीं होगा, उससे बस एक सिलेक्टिव इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा होगा जनता के एक्सपेंस पे, क्योंकि वो उनका फायदा उठाना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ पे पैसे बचाना चाह रहे हैं उनके। इस वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, विल पावर की वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशंस देखने के लिए आपको बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं वही बोला, सिंपल सी बात है कि अभी भी दिल्ली में 15 ऐसे दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस में प्लांट्स हैं जो कि बिना फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट के ऑपरेट कर रहे हैं। 10 गुना ज्यादा सॉक्स का लेवल है, जो डब्ल्यूएचओ का पैरामीटर है उससे 10 गुना ज्यादा सॉक्स का लेवल है। सॉक्स की वजह से पीएम 2.5 बनता है। तो आप देखिए कि ये क्या सोर्स आ रहा है। उसके बाद आप जब इतनी सिंपल चीजें नहीं कर पा रहे तो आप चाइना और यूएस और लंदन जाके क्या ही कर लेंगे, मुझे नहीं पता। खान साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि पहले हमने देखा कि संसद में कोई भी इस तरह का धरना प्रदर्शन होता था, या फिर याद करें सुषमा स्वराज का जब वो दौर जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी और उस दौर में प्याज की कीमतें बढ़ गई थी और उसको लेकर सारे अखबारों में बड़ी-बड़ी फोटो छपी थी और उस चुनाव में बीजेपी को इस कारण से चुनाव हारना पड़ा। आज संसद में विपक्षी पार्टी के कई सारे सांसद मास्क लगाकर पहुंचे थे और वो मास्क वैसे थे जैसे हॉलीवुड की पिक्चर में, शाहरुख खान की फिल्मों में देखते हैं जिसमें बड़े-बड़े ट्यूब लगे हुए थे। लेकिन वो सारी पिक्चरें अखबारों में नहीं छपती, उससे सरकार के नैरेटिव पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे आप धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि एक एक नई व्यवस्था पैदा हो रही है, एक नई सिस्टम पैदा हो रहा है कि जो पब्लिक प्रेशर था, वो लगातार कमज़ोर हो रहा है, जिससे कि सरकारें उस तरह के प्रेशर में काम नहीं करती? देखिए, ये जो सरकार बैठी है 2014 से आके, ये वही नैरेटिव चलाती है जो इनको चलाना होता है और मीडिया भी उसी चीज़ पे काम करती है। तो पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप हो रहे हैं, मुझे मुझे पता है। आपने देखा कास्ट के ऊपर विपक्ष ने काम किया तो एक पब्लिक नैरेटिव बिल्डअप हुआ और बीजेपी को उससे बहुत नुकसान हुआ। और जैसा आप बात बता रहे थे पहले, एक ऐसी इमेज चल रही थी जिससे पूरा इलेक्शन पलट जाता था, बीजेपी को नुकसान भी हुआ। जैसे सुषमा स्वराज वाला मुद्दा बताया। और कांग्रेस को नुकसान होने की बात है कि जब स्मृति ईरानी निकलती थी सिलेंडर लेकर, तो ये पूरी यूपी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा। 2013-14 में पूरा नैरेटिव बना कि भाई महंगाई है बहुत यूपीए गवर्नमेंट पे और बीजेपी को आने का मौका मिला। अब भी ऐसे नैरेटिव बनते हैं, चल सकते हैं, लेकिन उसको मीडिया दिखाता नहीं है। आज आप जैसे मास्क की बात कर रहे हैं कि लोग सांसद मास्क पहन के जा रहे हैं, लेकिन उसको मीडिया कवर नहीं कर रहा। मेन चीज़ अब ये हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। अभी जैसे बिहार का इलेक्शन चल रहा था, तो पिछले 7-8 महीने से ये डिबेट चल रही थी न्यूज़ के ऊपर और भी इश्यूज़ हैं इंडिया के ऊपर, उनको ये बात की जा रही थी। अब बंगाल इलेक्शन है, वहाँ पे एसआईआर का मुद्दा, ये सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और मेन कमी इस नहीं, चीज़ के अंदर विपक्ष की मैं मानता हूँ, विपक्ष को सवाल और खान साहब इसमें सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी के नेता हैं तो वो भी तो उसी हवा को ले रहे हैं, उसी पानी को पी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली की हवा उनके लिए अलग चल रही है नहीं, और जो कांग्रेस के नेता हैं उनके लिए अलग हवा चल विपक्ष है रही ना। है। मैं कांग्रेस मैं कांग्रेस में मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विपक्ष, देखो सरकार जो है उसको विपक्ष एक आवाज होता है पूरे भारत के लोगों की, कि हमारी आवाज को गवर्नमेंट के सामने उठाए। लेकिन विपक्ष सही से आवाज नहीं उठा पा रहा है। जो फालतू के मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, जो गवर्नमेंट जो मीडिया चलाती है मुद्दे उन पे आप पेश करते हैं। अरे भाई, आप लोग सड़कों पे उतरिए ना। लोगों की जिंदगी का मामला है, लोग मर रहे हैं। अगर लोग ही रहेंगे तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? अब लोकतंत्र की बात करते हैं, आज रिजल्ट आया बल्कि, और एमसीडी इलेक्शन का, उसमें भाजपा को क्लीन स्वीप करना चाहिए था, क्योंकि जो बाय इलेक्शन होते हैं उसमें आराम से क्लीन स्वीप होता है, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। 50-50 रहा। आम आदमी पार्टी ये बनाने में लोगों को सफल रही कि भाई एमसीडी के अंदर हम जो काम कर रहे थे, या हम लोगों के टाइम में जो फैसिलिटीज थी, हेल्थ फैसिलिटीज, वो अच्छी थी शायद कंपैरिजन टू अब चल रही हैं। तो इससे नुकसान भी हो सकता है पॉलिटिकली। और मैं सोचता हूँ कि जितनी भी सरकारें हैं, एमसीडी हैं, जो जो डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर, उनको इमीडिएटली पब्लिक वेलफेयर के अंदर लोगों के लिए ध्यान देने की जरूरत है कि आप कैसे रिलीफ पहुंचाया जा सकता है। अभी हम पीछे बात कर रहे थे भाई, अभी कोई लॉ बनाएंगे तो वो लॉ अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो अभी कैसे आप बीच में बात
कर रहे थे भाई बारिश हो जाए। अभी हम लोग जनरली सब बोलते हैं भाई अगर 1-2 बार बारिश हो जाएँगी, तो पॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। तो बारिश अगर ऐसा हो सकता है पॉसिबल दुबई में भी होती है, वहाँ देखते हैं और मिडल ईस्ट की कंट्री कराती हैं, आप लोग क्यों नहीं करा सकते? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? भई हम तो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था है। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या एक बारिश नहीं करवा सकते हम, जो और कंट्रीज़ करा रही हैं, आप कराइए। अगर ऐसा कुछ है तो मोदी जी को कहते हैं भाई हमारे पास पूरा है, इसरो ऐसा कुछ है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो कहें अपने ठीक है। जितने संकल्प जी। एक अंतिम सवाल आपसे कि अक्सर हाँ, जब इस तरह के पॉल्यूशन से निपटने की जो संस्थाएँ हैं, वो भी भारत में एक बड़ी फेलियर असफलता का कारण है। जैसे कि आप सीपीसीबी को ले लें, अगर आप जो लोकल गवर्नेंस की संस्थाएँ हैं, वो सब भारत में असफलता के सबसे बड़े सिंबल कहे जा सकते हैं। आपको लगता है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी यही स्थिति है कि वहाँ की जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, वहाँ की जो संस्थाएँ इस फ़ील्ड में काम करती है, वो भी इसी तरह से काम कर रही हैं? या फिर उनके काम करने का तरीका काफ़ी जिसको कहते हैं प्रोफ़ेशनल है और वो एक एट द पार लेवल की काम कर रही हैं, जिसके कारण उन संस्थाओं ने या उन देशों ने, उन शहरों ने पॉल्यूशन पे एक तरह से सफलता पाई है? नहीं सर, बिल्कुल ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसी तरह से काम कर रहा है जैसे इंडिया का कर रहा है। एक कंट्री जिसका, वो सारे बनाना रिपब्लिक्स हैं। एक कंट्री जिसका उदाहरण मेरे दिमाग में आता है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी एयर पोल्यूशन का यही प्रॉब्लम है और पाकिस्तान में भी इसी तरीके से मुद्दों को भटकाया जाता है। इनफैक्ट वो सारा ब्लेम इंडिया पे डालते हैं। वहाँ का सिस्टम ये है कि पंजाब और हरियाणा से पोल्यूशन वहाँ आता है, हवा इधर चलती है या हवा इधर चलती है, पोल्यूशन दोनों तरफ आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आप बात कर रहे हैं, देखिए AQI जो मॉनिटरिंग सेंटर था वो पहले 500 से ऊपर दिखा पाता था। ये स्पेशली लॉ पॉलिसी चेंज करके उन्होंने AQI को 500 पे रख दिया है। अब चाहे आपका AQI 500 हो, 600 हो, 1000 हो, 1000 से ऊपर हो, अब आप 500 से ऊपर नहीं देख सकते। अब AQI बस 500 ही रहेगा। तो ये हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उल्टा काम कर रहा है। ये काम पोल्यूशन कंट्रोल का नहीं है। अगेन जो मैं बात कह रहा हूँ, जो एनवाईटी की जो रिपोर्ट है वो एक पब्लिक रिपोर्ट है कि कैसे टॉक्सिक मेटल्स निकल रहे हैं उस वेस्ट टू हीट प्लांट से, जो कि जिंदल चला रहे हैं। जिंदल से की फैमिली से MP है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट एक और ऐसा प्लांट कमीशन हो गया है मेरे ख्याल से। तो एक और हमें ऐसा सोर्स मिलने वाला है। आज की डेट में दिल्ली में पानी में यूरेनियम मिल रहा है। अभी अभी खबर आई है, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में पानी के अंदर यूरेनियम मिल रहा है। अगेन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का को कुछ नहीं कहना है इस चीज पे, वो कुछ नहीं करने वाले इस चीज पे। वो कुछ करेंगे तो मैं आपको पहले से ही प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, वो किसी ना किसी तरह से इस रिपोर्ट को खारिज कर देंगे कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, या वो इस बात को दबाने की कोशिश करेंगे। ये सब डेटा इंडिपेंडेंटली टेस्टेड है, एक जगह से नहीं मल्टीपल जगहों से टेस्टेड है। इनको इस तरीके से इनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करना इंडिया की जनता को बेवकूफ समझने के बराबर है, बेवकूफ डिक्लेयर करने के बराबर है। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा इसी काम में लगा हुआ है। वो पोल्यूशन कंट्रोल जो उनका नाम है, उस नाम से कोई पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ पोल्यूशन न्यूज कंट्रोल कर रहे हैं। पोल्यूशन एक्चुअली में वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। जो बड़े सवाल हैं कि सरकार को सिर्फ संचार साथी की ज़रूरत नहीं है मोबाइल फ़ोन में लगाने के लिए, सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए किसी संचार साथी की ज़रूरत है, जो कि प्रदूषण से निपटे, सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा पे ही कंट्रोल करके प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो संकल्प, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और खान साहब आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।